वेलकम टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले क्रिब्को 2020 में जो एग्ज़ाम हुई जूनियर टेक्नीशियन की डिप्लोमा बेस्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों की एग्ज़ाम थी, उनका जो जूनियर टेक्नीशियन का पेपर हम डिस्कशन करने वाले, सिलेबस देखने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जितनी भी क्रिब्को की एग्ज़ाम हुई है जूनियर टेक्नीशियन की, एक भी पेपर अवेलेबल है नहीं, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है नहीं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं क्रिब्को की एग्ज़ाम देकर आया हूँ तो जितने मेरे को क्वेश्चन याद है उनका एक पेपर बना कर रख दूँ, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी स्टूडेंट आने वाले जो एग्ज़ाम देने वाले हैं सबको अनुमान लगा सके कि ऐसा पेपर आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, सबको हेल्पफुल हो। इसके लिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। पेपर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जूनियर टेक्नीशियन का हो, जूनियर रिप्रेजेंटेटिव का हो, कोई भी पेपर आपको वेबसाइट पर नहीं मिलने वाला। तो इस वीडियो आप एंड तक देखना। और क्रिब्को की जो 2020 की एग्ज़ाम थी उसका पेपर है तो वेबसाइट पर आपको नहीं मिलने वाला। वीडियो अंत तक देखना और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलना। और साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टडी भी इस चैनल के माध्यम से आप कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो देखना। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल आयन बॉक्स इज इन एलॉय ऑफ। हीटिंग एलिमेंट होता है वो आयन बॉक्स का, वो को किस मटेरियल का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट होता है निकल एंड क्रोमियम। निकल एंड क्रोमियम का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो हमारा स्त्री होता है, हम जो आयन बोलते हैं इंग्लिश में, निकल और क्रोमियम का होता है। उसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। पेपर में डी था इसके लिए मैं यहाँ पर भी आपको डी मेंशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, हैंडल ऑफ द आयन बॉक्स विच मटेरियल। जो हैंडल होता है हम आसानी से पकड़ सकते हो, हैंडल होता है वो किस मटेरियल का होता है। बेकेलाइट एंड एबोनाइट का होता है। हैंडल होता है आयन बॉक्स का वो दो मटेरियल का होता है, बेकेलाइट एंड एबोनाइट का होता है। राइट आंसर होता है बेकेलाइट एंड एबोनाइट। आपको इस क्वेश्चन याद रखना है, यही बेसिस पर, यही टॉपिक पर बार बार क्रिब्को एग्जाम जो भी कंडक्ट करने वाला है, 21 की एग्जाम हो, 22 की एग्जाम हो, 23 की एग्जाम हो, हर बार यही टॉपिक से क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में आपको रिपीट एग्जाम में क्वेश्चन करने वाली है। तो क्वेश्चन आप आराम से देखना और वीडियो एंड तक देखना। बजर इन प्रिंसिपल इज इन अ बेल। जो बजर का प्रिंसिपल होता है वो किसके बेसिस पर होता है। विदाउट हमर एंड गोंग। विदाउट हमर एंड गोंग के बेस पर बजर का प्रिंसिपल होता है। विदाउट हमर एंड गोंग। गोंग का मतलब होता है एक वन टाइप ऑफ द रकाबी टाइप का डिवाइस होता है और इनमें हमर की वजह से यहाँ वहाँ पर ठोकर लगती है। और बजर का जो सायरन होता है वो आसानी से कोई भी मटेरियल पर भी, कोई भी डिवाइस पर माउंट है तो इजीली हमको सुनाई सके, इसके लिए विदाउट हमर एंड गोंग बजर का प्रिंसिपल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में इनपुट एंड आउटपुट कहाँ पर दिया जाता है। इनमें बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इनमें बहुत कंफ्यूजन कर देने वाला एमसीक्यू दिए थे, तो मैं आपको क्लियरली आसान भाषा में यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। प्राइमरी पर हम इनपुट देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग पर हम आउटपुट लेते हैं। कोई आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत है नहीं। ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग पर हम इनपुट देते हैं और हम सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट लेते हैं। आपको माइंड में इतना ही क्लियरली याद कर जाना है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग से ही इनपुट एंड आउटपुट होता है। ऑप्शन में जो भी दिया है आपको पढ़ना भी नहीं है, यही ऑप्शन आपको दिखाई देता है तो आपको इसको राइट आंसर कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फ्रिक्शनल लॉसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर मैं एक्समर का लिखता हूँ, एक्समर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर का फ्रिक्शनल लॉसेस कितना होता है। ट्रांसफॉर्मर एज ए स्टैटिक डिवाइस होता है तो इनमें फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होते।
बहुत आसानी से बेसिक क्वेश्चन क्रिप्को की एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो मैं आपको यही अभी भी बोल देता हूँ कि आप प्रिपरेशन करते हो क्रिप्को के लिए तो आप बेसिक से ही स्टार्ट करना, डेप्थ में नहीं जाओगे तो भी चलेगा। और मेरे चैनल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियो देख कर जाओगे, करंट अफेयर के वीडियो देख कर जाओगे, जनरल नॉलेज के वीडियो देख कर जाओगे, एप्टीट्यूड के वीडियो देख कर जाओगे, आपकी एग्जाम आसानी से निकलने वाली है। ऑयल यूज इन एक्सपोर ट्रांसफार्मर में ऑयल क्यों यूज होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था। तो दो पर्पस के लिए होता है, कूलिंग एंड इंसुलेशन ऑफ द वाइंडिंग। मेन पर्पस होता है कूलिंग का होता है और सेकंड पर्पस होता है इंसुलेशन ऑफ द वाइंडिंग। यही क्वेश्चन आया था और यही क्वेश्चन अलग अलग ऑप्शन में थे। तो मैंने एग्जामिनर से कहा था कि सर इनमें मेरे को कौन सा राइट आंसर लगाना है। तो सर ने पूरे क्लास को ऐसा बताया जो नियरली आंसर होता है वही आपको आंसर में लगाना है। तो यही आपको आंसर में लगाना होता है, कूलिंग आएगा, राइट आंसर कूलिंग आपको लगाना है। दूसरा सिमिलरली क्वेश्चन ऐसा था कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द अल्टरनेटर के लिए क्या नीडेड होता है। तो इनमें केवीए रेटिंग भी था और वोल्टेज रेटिंग भी था। तो केवीए रेटिंग मस्ट बी सेम ड्यूरिंग द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द अल्टरनेटर। तो इनमें भी केवीए रेटिंग आएगा और इनमें कूलिंग आएगा। जो सिमिलर और नज़दीक जो आंसर होता है वही आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आंसर लगा के आना है। इससे दूर हो आंसर वो आपके लगाने आपको नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है। ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए ओवर करंट रिले ट्रांसफार्मर में माउंट किया जाता है। ओवर वोल्टेज के लिए ओवर वोल्टेज रिले होता है, अंडर वोल्टेज के लिए अंडर वोल्टेज रिले होता है और अनसेपियन फॉल्ट के लिए बुकोज रिले होता है और गैस ऑपरेटेड रिले होता है। ट्रांसफार्मर के बारे में वाइंडिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, कूलिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, ऑयल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, मोटर से भी ऐसा ही हुआ था। हम जैसे जैसे डिस्कशन आगे हमारा बढ़ेगा आपको क्लियर हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन क्रिप्को के एग्जाम में आ चुके थे। एक्समर कनेक्टेड इन ए डीसी सप्लाई। ट्रांसफार्मर को हम डीसी सप्लाई पर कनेक्टेड करते हैं तो क्या होता है, बर्न BURN ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जल जाता है। ट्रांसफार्मर को हमको डीसी सप्लाई पर ऑपरेट नहीं करना होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर प्योरली अल्टरनेटिंग करंट पर ही वर्क करता है। तो आपको माइंड में याद रखना है, हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देंगे तो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, विच पैरामीटर कांस्टेंट इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होता है। तो आपको क्लास में यही पढ़ाया गया है कि ट्रांसफार्मर एज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। तो मैं यहाँ पर क्लियरली आपको बता देता हूँ, वहाँ पर वोल्टेज करंट और फ्रीक्वेंसी ऑप्शन नहीं दिया गया था, वहाँ पर मेन फ्लक्स का ऑप्शन दिया गया था। ट्रांसफार्मर आर मेन फ्लक्स एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट डिवाइस है। आपको जो क्लास में पढ़ाया गया वो भी सही है और यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वही आपके लिए सही होगा। हम देखने वाले हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले, सेकेंडरी करंट इंक्रीज व्हाट विल बी प्राइमरी करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी करंट ट्रांसफार्मर का इंक्रीज होता है तो प्राइमरी करंट में क्या चेंजेस होता है। सेकेंडरी साइड जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे प्राइमरी करंट ज़्यादा खींचता है, प्राइमरी फ्लक्स ज़्यादा खींचेगा। तो सिंपल है कि जैसे सेकेंडरी का लोड बढ़ेगा, जैसे सेकेंडरी का करंट बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, वैसे वैसे प्राइमरी करंट विल बी इंक्रीज इन ए ट्रांसफार्मर, यानी राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, हम सिलेबस भी देखने वाले, वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करने वाले। मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल इन अ सिंक्रोनस मोटर, हाउ मेनी पोल, कितने नंबर पोल है सिंक्रोनस मोटर में। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड हम अचीव कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 पोल होते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को अचीव कर सकते हैं। 3000 RPM हम अचीव कर सकते हैं सिंक्रोनस मोटर की स्पीड जब 2
पोल हो गए तब हम सिंक्रोनस मोटर की पोल 2 हो गए तब हम अचीव कर सकेंगे। राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। सिंक्रोनस मोटर स्टार्टर एंड रोटर फ्लक्स इन विच एंगल। स्टेटर और रोटर वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है सिंक्रोनस मोटर में वो कौन से एंगल पर होते हैं? 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम स्टेटर एंड रोटर फ्लक्स होते हैं। राइट आंसर होगा 120। तो आपको 120 ही करके आना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इंडक्शन मोटर आउटपुट फ्रीक्वेंसी। इंडक्शन मोटर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? कितनी होती है? सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि आउटपुट में जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा, इतनी ही फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर के आउटपुट में आएगी। तो आपको वही क्वेश्चन टिक करने का आना है और अपने एग्जाम में 1 मार्क्स आपको लेके जाना है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर एन रिप्रेजेंटेड। एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इनमें एन क्या रिप्रेजेंट करता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर में एन रिप्रेजेंट करता है एज अ एमिटर रिप्रेजेंट करता है। तो आपको याद रखना है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में एन रिप्रेजेंट करेगा एमिटर से। और यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ, एनपीएन एमिटर रिप्रेजेंट करेगा, ए बेस रिप्रेजेंट करेगा और एमिटर ए रिप्रेजेंट एन कलेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मैग्नेट बर्न। मैग्नेट को जलाया जाता है तो तब क्या होता है? तब क्या होता है? मैग्नेटिज्म होता है वो लूज हो जाता है, वीक हो जाता है। यही आपको क्वेश्चन में राइट करके आना है। क्रिप्को की एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मेरे को याद थे सब क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में जो आप स्टडी करने जा रहे हो इसके लिए आपको इजी रहे। हाउ मेनी डेप्रेशन रीजन इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में डेप्लेशन लेयर रीजन कितने होते? तो क्लियरली यहाँ पर मैंने बता दिया है 2 डेप्लेशन लेयर होते हैं ट्रांजिस्टर में। एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, पीएनपी हो, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, 2 डेप्लेशन लेयर मस्ट बी प्रेजेंट इन अ ट्रांजिस्टर। एक्टिव एलिमेंट किसको कहा जाता है? पैसिव एलिमेंट किसको कहा जाता है? एक्टिव एलिमेंट इसको कहा जाता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, और पैसिव एलिमेंट इसको कहा जाता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खा जाता है, यूज करते हैं, इसको पैसिव एलिमेंट कहा जाता है। दोनों में से क्वेश्चन एग्जाम में आया था, मैं श्योर नहीं था, इसके लिए दोनों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। वैसे तो मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिग्री के और मैकेनिकल के जितने भी सब्जेक्ट है डिप्लोमा डिग्री के ऑलरेडी एमसीक्यू वीडियो बनाकर रख दिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट के प्लेलिस्ट में, वो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पर भी स्पेशल क्रिप्को का जो पेपर था वो मैंने एक्सप्लेनेशन किया। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिले यूज होता है? मोह रिले यूज होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए। हम यहाँ पर हम बात करेंगे इस मेन जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, हम सिलेबस की बात करने के लिए जा रहे हैं और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। 80% इलेक्ट्रिकल आपका आने वाला है, 100 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं और 100 में से 80 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से हो गए और 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बता दिया है। 5% इंग्लिश होगा, 5% करंट अफेयर, 5% जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड हो जाएगा और 5% हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले और नो नेगेटिव मार्किंग है आपकी ड्यूरिंग द एग्जाम। पूरी की पूरी प्रोसेस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होना है, यानी आपको 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 80 क्वेश्चन हो गए और 20 क्वेश्चन होने वाले इंग्लिश ग्रामर से। इनमें आपको कोई भी एक सिनोनिम्स आएगा, एक कोई भी आपको जो मान लो ABCD है तो इनमें B और C के बीच में क्या आता है ऐसा क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आ गया था। फालूदा किससे रिगार्डिंग, किससे रिलेटेड शब्द जुड़ा हुआ है, तो फार्मिंग के रिगार्डिंग फालूदा शब्द जुड़ा हुआ है। जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन आएगा, नॉलेज का भी और हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आ गया था। हिस्ट्री का क्वेश्चन था कि हमको इमीडिएट
इंडिपेंडेंट चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था? वो स्टेटमेंट दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वही स्टेटमेंट आया था, उसका भी आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू आने वाला है। तो डेली करंट अफेयर की वीडियो 20 चैनल के माध्यम से देखोगे, जनरल अवेयरनेस के, एप्टीट्यूड के और हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन की वीडियो, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यानी पूरी के पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, क्रिप्को एग्जाम की और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप ISC स्वयं स्टडी चैनल के माध्यम से कर सकते हो। तो सभी फ्रेंड सर्कल को बता दीजिए और सबको बता दीजिए क्रिप्को का पेपर मिल गया है, सिलेबस भी पता चल गया। तो आने वाले फ्यूचर में जितनी भी एग्जाम होने वाली है, आपको 80% इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन करके जाना, और बाकी के जो 20% बचा वो मेरे चैनल के वीडियो देख कर जाओगे तो भी चलेगा।